गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट के एमसीक्यू क्वेश्चंस। राइट। हमने एक अपने नोट्स में, जैसा आपको पता ही है कि हमने अपनी बुक्स में एक एमसीक्यू बैंक बनाया है, जिस एमसीक्यू बैंक में बुक के सारे एमसीक्यू कवर्ड हैं और पास्ट ईयर्स में जो एमसीक्यू आए हैं वो भी सारे कवर्ड हैं, और उसके अलावा भी कुछ एमसीक्यूज हमने यहाँ पे कवर किए हैं। राइट। इन सारे एमसीक्यू को हमने एक सीक्वेंस में भी जमाया है ताकि आपको एक वेटेज भी पता होगा कि किस चैप्टर से कितने एमसीक्यू आए हुए हैं। राइट। पिछले 15 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस को हमने इसमें इंक्लूड किया है, जितना आपको किसी स्कैनर में भी नहीं मिलेगा। राइट। तो इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, बेसिक्स में 5 एमसीक्यू है, तो इस तरीके से हमने टॉपिक वाइज भी इनको थोड़ा फिल्टर किया है। राइट। टोटल 293 एमसीक्यू हमने इसमें इंकॉर्पोरेट किए हैं। राइट। तो चलिए अब हम इसको करना शुरू कर रहे हैं। देखिए, फाइनल में जब एमसीक्यू पूछे जाते हैं तो 2 मार्क्स का एमसीक्यू पूछा जाता है। ठीक है। और साथ में रीजन पूछे जाते हैं, जस्टिफिकेशन पूछे जाते हैं। राइट। तो जिसमें 1 मार्क्स का आपका आंसर होता है। अगर आपने सही आंसर दिया ए बी सी डी में से तो 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा, और जस्टिफिकेशन सही दिया तो 1 मार्क्स आपको और मिल जाएगा। पर रिसेंटली दिसंबर 2023 में जो पेपर आया था उसमें जस्टिफिकेशन नहीं मांगा गया था। मतलब 2 मार्क्स का सिर्फ एमसीक्यू था, सिर्फ आपको एबीसीडी में से आंसर देना था, जस्टिफिकेशन का कोई स्कोप वहां पे नहीं था। राइट। हमने कुछ ऑफिशियल्स के भी इसके बारे में बात की थी कि सर यहाँ पे लिखा तो नहीं है पेपर में, पर क्या इसमें जस्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो वहां से हमें ये क्लैरिफिकेशन मिला कि नहीं, जस्टिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका आंसर सही है, एबीसीडी सही है, तो आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। राइट। ओके। तो हम जो डिस्कशन करेंगे वो भी विदाउट जस्टिफिकेशन करेंगे, क्योंकि अब जो पेपर आ रहे हैं उनमें जस्टिफिकेशन नहीं मांगा जा रहा है। फिर भी बेसिक रीजनिंग जो है मैं आपको उसके पीछे देता चलूंगा। अगर आपको लिखना है तो आप अपने नोट्स में, अपनी बुक में लिख सकते हैं। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। 293 एमसीक्यूज हैं, तो मेरा टारगेट है कि 3 से 4 क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम कितने एमसीक्यू कर पाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कॉस्ट ऑडिट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। कॉस्ट ऑडिट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। कॉस्ट ऑडिट कौन से साल में इंट्रोड्यूस की गई। ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर में हमने इसकी हिस्ट्री आपको बताई थी कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो 1944 में बना था। ठीक है। एज ए कंपनी बना था। उसके बाद 1959 में उसे एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में जगह मिली थी। उसके बाद में 2012 में इंस्टीट्यूट का नाम हमारा चेंज किया गया। कॉस्ट ऑडिट की बात करें तो कॉस्ट ऑडिट वैसे तो बहुत पुराने से चल रही है, पर अगर इंडस्ट्री वाइज बात करें तो 1965 में फर्स्ट टाइम कॉस्ट ऑडिट को इंट्रोड्यूस किया गया था, अप्लीकेबल किया गया था। ठीक है। तो 1965 विल बी द राइट आंसर। तो आपको ध्यान रखना है, इंस्टीट्यूट का नहीं पूछ रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का पूछेगा तो आप कहीं ना कहीं 1959 कर दोगे। कॉस्ट ऑडिट का पूछ रहा है। ठीक है। ओके। सेकेंड पॉइंट, कॉस्ट ऑडिट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड फॉर इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जिसके लिए कॉस्ट ऑडिट को पहली बार लगाया गया था। ठीक है। अब देखो, लेटेस्ट दिसंबर 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। राइट। तो सीमेंट इंडस्ट्री ऐसी है, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए सबसे पहले कॉस्ट ऑडिट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इशूड order with respect to the introduction of mandatory cost audit and cost records maintained by the company in the year। देखो, हम पढ़ते हैं सर CRA रूल्स। ठीक है। हम क्या पढ़ते हैं अभी, CRA रूल्स पढ़ते हैं। कौन से पढ़ते हैं, 2014 पढ़ते हैं। ठीक है। अब सवाल ये है कि सर मैंडेटरी कॉस्ट ऑडिट एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय द कंपनी कौन से ईयर में किया गया था। तो सर ये 2011 में ही इशू कर दिया गया था। ठीक है। कब हो गया था, 2011 में ही हो गया था। फिर 2014 में उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स बनाए गए थे, जिनको हम CRA रूल्स 2014 के नाम से जानते हैं। ठीक है। ऑर्डर जो पास हुआ 2011 में ही हो गया था। राइट। चलिए
The report on the audit of cost records is submitted by the cost auditor to, मतलब cost auditor जब अपनी रिपोर्ट बना लेता है तो वो रिपोर्ट किसे सबमिट करता है। तो हमने पढ़ा है सीआरए रूल्स के अंदर कि कॉस्ट ऑडिटर को जो अपॉइंट करता है वो कॉस्ट वो बीओडी करता है, ठीक है। कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? बीओडी करता है। और उसके बाद में जो कॉस्ट ऑडिटर है वो अपनी रिपोर्ट बनाता है, कौन से फॉर्म में? CRA 3 फॉर्म में बनाता है, और CRA 3 फॉर्म में बना के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ही रिपोर्ट सबमिट कर देता है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर रहेगा दैट विल बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, डन। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5। द कॉस्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी who is in default in compliance with the section 148 shall be punishable in the manner as provided in। कौन से मैनर में आप पनिशेबल होंगे? देखिए, हम पढ़ते हैं सेक्शन 139 से लेके 147 इन केस ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट, ठीक है। जब हम इंटर में फाइनेंशियल ऑडिट पढ़ रहे थे तो सेक्शन 139 से लेके 137 तक हमने पढ़ा था, ठीक है। उसमें 147 जो था वो पनिशमेंट का था, ठीक है। अब 148 में जब कॉस्ट ऑडिट के प्रोविजन बनाए गए तो उन्होंने कहा कि बाकी जो चीजें हैं वो सेम एज कंपनी ऑडिटर है। तो इसलिए अगर आपने 148 के किसी कंप्लाइंस में गड़बड़ करी तो आपके ऊपर भी सेक्शन 147 की जो पेनल्टीज है वो लग जाएगी, वो पनिशमेंट्स लग जाएगी, राइट। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। अब टॉपिक दूसरा स्टार्ट हो गया है, उसके क्वेश्चंस देखते हैं। टॉपिक नंबर 2, सीआरए रूल्स 2014। The applicability of cost audit under companies cost records and audit rules 2014 for the regulated industry। ध्यान दीजिएगा, regulated industry के लिए पूछा है। Having overall turnover, क्योंकि regulated industry के लिए भी 2 रिक्वायरमेंट होती है, एक overall turnover और एक individual aggregate turnover, ठीक है। और नॉन रेगुलेटेड के लिए भी 2 रिक्वायरमेंट होती है, एक ओवरऑल और एक इंडिविजुअल एग्रीगेट टर्नओवर। तो दोनों बातों का ध्यान रखना है, हमसे रेगुलेटेड पूछा गया है और उसमें भी ओवरऑल पूछा गया। रेगुलेटेड के लिए ओवरऑल की हम बात करें तो 50 करोड़ और मोर, पिछले साल का टर्नओवर अगर आपका 50 करोड़ और मोर है तो आपको रेगुलेटेड प्रोडक्ट की ऑडिट करवानी पड़ती है। साथ पर इसके साथ एक रिक्वायरमेंट और होती है कि इंडिविजुअल टर्नओवर जो है वो 25 करोड़ और मोर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 25, 35, 50 और 100 चारों ऑप्शन ओके हैं वैसे तो, मतलब कॉस्ट ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी में चारों ऑप्शन काम आते हैं। तो इसलिए हमें ये ध्यान देना जरूरी है कि रेगुलेटेड बोला है और साथ में ओवरऑल बोला है तो इट मींस 50 करोड़ है। अगर ये रेगुलेटेड के साथ इंडिविजुअल बोलता तो आंसर 25 करोड़ हो जाता। अगर ये नॉन रेगुलेटेड और ओवरऑल बोलता तो आंसर 100 करोड़ हो जाता। और अगर ये नॉन रेगुलेटेड और इंडिविजुअल बोलता तो आंसर 35 करोड़ हो जाता, राइट। तो ये सब बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, तभी आप सही क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7। द कंपनी हैज टू अपलोड CRA 4 इलेक्ट्रॉनिकली टू MCA अंडर द रूल ऑफ कंपनीज CRA रूल्स 2014। देखिए, जब कॉस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाकर, जब कॉस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट कौन से फॉर्म में, अभी बताया था आपको, CRA 3 में बना के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करना होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन के अंदर अंदर अपने इस कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को प्लस अपने एक्सप्लेनेशन को, एक्सप्लेनेशन मतलब जो कमियां लिखी है उसके जवाब को, इन दोनों को मिला के फॉरवर्ड करता है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और वो भी फॉर्म नंबर CRA 4 में, ठीक है। अब सवाल है कि रूल 6 में तो है ये चीज, पर रूल 6 में भी कौन से रूल में है? जैसे रूल 6 का सब रूल 2 है या रूल 6 का सब रूल 6 है। अब देखो ऐसे में दिक्कत आ जाती है, हमने 6 रूल पढ़े हुए हैं, रूल 1 2 3 4 5 6, पर सब रूल में कई बार हम ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि सब रूल जो है वो 6 है, ठीक है। तो रूल 6 सब रूल 6, आंसर डी। ओके, डन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। द फॉर्म इन विच कॉस्ट रिकॉर्ड्स शेल बी मेंटेन्ड CRA 1
देखो चारों बता देता हूं ताकि आगे के कुछ क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। CRA 1 जो होता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए होता है। CRA 2 जो होता है इंटीमेशन अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर होता है। CRA 3 जो होता है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के लिए होता है। और CRA 4 जो होता है वो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट प्लस उसमें लिखी गई कमियों का जवाब सेंट्रल गवर्नमेंट को देने के लिए होता है, राइट। ओके, तो यहां तो हमसे कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए पूछा था, तो उसके लिए CRA 1 हो गया। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इज अंडर द प्रीव्यू ऑफ रेगुलेटेड सेक्टर्स। हमने ये बोला कि रेगुलेटेड सेक्टर्स में 6 इंडस्ट्रीज आती है, ठीक है। पावर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट आ गया, टेलीकम्युनिकेशन आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स आ गए, फर्टिलाइजर्स आ गए, और शुगर एंड इंडस्ट्रियल एल्कोहल आ गया। अब इलेक्ट्रिसिटी जब हमने कहा तो हमसे थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश की कि सर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो बताइए हम रेगुलेटेड में है क्या। हमने कहा यस आप तो हो। फिर कहते हैं सर हम तो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन करते हैं, जो लाइनें होती है ना, खंबे लगे हुए होते हैं, वो काम करते हैं जी हम, तो आप भी रेगुलेटेड में हो। कहते सर इंगेज इन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई में हम लगे हुए हैं, तो आप भी हो। इसका मतलब ये जो तीनों एक्टिविटी है ये सभी रेगुलेटेड सेक्टर के प्रीव्यू में आती है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बिलो इज नॉट ए रेगुलेटेड सेक्टर। अभी आपको 6 सेक्टर बताए मैंने आपको। टेलीकॉम, यस टेलीकॉम तो है। इलेक्ट्रिसिटी, यस इलेक्ट्रिसिटी भी है। ड्रग्स एंड फार्मा, यस वो भी है। ऑटोमोबाइल्स नहीं, ऑटोमोबाइल्स नहीं है, तो हमारा डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। डी इज नॉट ए रेगुलेटेड सेक्टर, रेगुलेटेड इंडस्ट्री नहीं है। ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 11। पार्ट सी ऑफ द एनेक्जर टू द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इन CRA 3 डील्स विथ। देखो जब हम कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं CRA 3 में, तो इसके 4 एनेक्जर होते हैं, ABCD, ठीक है। ए जो है वो जनरल इंफॉर्मेशन की बात करता है, तो ये GI का होता है। सेकंड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए बात करता है। और थर्ड जो होता है, डी जो होता है वो सर्विस सेक्टर के लिए बात करता है। और डी जो होता है वो प्रोडक्टिविटी और अदर चीज़ों के लिए बात करता है, प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह के लिए बात करता है। तो हमें हमसे यहाँ से पूछा गया कि पार्ट सी किसके लिए है, तो पार्ट सी इज फॉर सर्विस सेक्टर्स, तो बी विल बी द राइट आंसर। ओके ओके, जब भी आप एमसीक्यू पढ़ो ना तो ऐसा मत पढ़ो कि CRA 1 बोला तो मैं 1 ही पढ़ूं, उस टाइम पे चारों पढ़ो कि 1 2 3 4 चारों किसके लिए ये है, ठीक है। तो इससे आपको आगे वाले क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमिटी बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज मैंडेटरी फॉर। किसके लिए ऑडिट कमिटी बनाना मैंडेटरी है, जून 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए एक सेक्शन पढ़ते हैं हम, सेक्शन 177, याद है कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन पढ़ते हैं हम जो कहते हैं सेक्शन 177। क्या क्या है इसमें, देखो जितनी भी लिस्टेड कंपनी है ना उन सबको ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी है। उसके अलावा जितनी पब्लिक कंपनी है और उनका टर्नओवर 100 करोड़ और मोर है तो उनको ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी है। अगर पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी है। बोरिंग्स डिपॉजिट मिला के 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो उसको भी ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी है, राइट। आइए देखते हैं, पहला कह रहा है ऑल कंपनी, नहीं गलत हो जाएगा, ऑल कंपनी लिखेंगे तो ऑल लिस्टेड कंपनी ओनली, तो ओनली वर्ड की वजह से ये भी गलत हो गया कि सिर्फ लिस्टेड कोई थोड़ी है, और भी कंपनियां हैं। ऑल लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड तो सारी हो गई, एंड दोज प्रेस्क्राइब्ड अंडर द कंपनीज रूल्स ओनली, जिनको रूल्स में प्रेस्क्राइब किया गया है, ठीक है। ऑल पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ और मोर ओनली, तो नो ये भी गलत हो जाएगा। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे रहेगा वो कि जितनी लिस्टेड है वो तो है ही है, उसके अलावा जो प्रेस्क्राइब्ड कंपनियां हैं वो, बिल्कुल ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, देखिएगा। A company engaged in construction business is covered under the company's cost records and audit rules 2014 but does not include, कि सर ऐसी कंपनी जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में वो CRA रूल्स में आती है, पर कुछ कंपनी ऐसी जो नहीं आती, तो इनमें से वो कौन सी है जो नहीं आती। आउटसोर्सिंग बाय ए सब कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, आउटसोर्सिंग करो चाहे मेन सोर्सिंग करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कवर होंगे उसमें। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मोड की बनाते हैं फिर चलाते हैं और ट्रांसफर कर देते हैं, वो भी आता है।
ए कंपनी वर्किंग इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यस ये कवर नहीं होता है। सेज, अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं पर आप सेज में सिचुएटेड हैं तो आपके ऊपर कोस्ट ऑडिट के रूल अप्लीकेबल नहीं होते हैं। ठीक है। ओके, बाकी सब ये मोड ऑफ वर्क है, काम करने के तरीके हैं, तो कवर तो होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 जून 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। इन विच सीआरए फॉर्म इज द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट ऑफ ए कंपनी फाइल्ड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखो सीआरए 1 में आप कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, सीआरए 2 में आप ये बताते हैं कि हमने कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है, सीआरए 3 में आप कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बना के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देते हैं, सीआरए 4 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को और एक्सप्लेनेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। तो कौन सा फॉर्म जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास? सीआरए 4। ठीक है, और कौन फाइल करता है? कंपनी फाइल करती है। ठीक है, कंपनी कौन सा फॉर्म फाइल करती है? सीआरए 4। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15। एज पार्ट पार्ट डी ऑफ पैरा 4 of the company's cost records and audit rules 2014, value addition and distribution earning are to be computed based on, कि सर आप जो वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बनाते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग जो करते हैं उसके लिए आप कौन से रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं? क्या आप ऑडिटेड डेटा लेते हैं? क्या आप कॉस्ट रिकॉर्ड डेटा लेते हैं? क्या आप अनऑडिटेड डेटा लेते हैं? क्या आप बोथ ए और बी दोनों लेते हैं? बताइए कौन सा डेटा आप लेते हैं? तो यस, हम ऑडिटेड डेटा लेते हैं सर। तो ऑडिटेड डेटा हम लेंगे और उसके हिसाब से ही हम कैलकुलेशन करेंगे, राइट। ये भी जून 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे सुनिए क्वेश्चन नंबर 16। बिफोर सबमिशन टू द ऑडिटर्स फॉर रिपोर्ट द फॉर्म CRA 3 शुड बी साइन, कि सर जब हम अपनी रिपोर्ट बनाते हैं तो हम मैनेजमेंट को बोलते हैं कि भैया देख लो एक बार आप भी, ठीक है ना। वो देखने के बाद बोलेगा हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं है, सब सही है, तो आप उसको अपलोड कर देंगे। पर अपलोड करने से पहले उस पर आप साइन करते हैं कि हमने मैनेजमेंट को दिखा दिया है। तो किस किस के साइन होने हैं उस पर? तो CRA 3 पे सर जो साइन होने हैं वो एक सेक्रेटरी के होने होते हैं और एक डायरेक्टर के होने होते हैं। ये आपको रेगुलर क्लास में बताया हुआ है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है सेक्रेटरी एंड CFO, नहीं CFO के साइन नहीं होते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेक्रेटरी एंड कोस्ट अकाउंटेंट ऑफिसर, नहीं कोस्ट अकाउंटेंट ऑफिसर के साइन नहीं होते हैं। सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर, यस सेक्रेटरी एंड 1 डायरेक्टर के होते हैं, कोई भी डायरेक्टर कर देगा। CFO तो होता ही नहीं है, तो यस सी विल बी द राइट आंसर कि सेक्रेटरी और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी उस पर साइन करेंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? प्रोडक्ट एंड प्रोडक्टिविटी स्टेटमेंट for audited product and services is shown under the part of annexure to the cost audit report। अभी मैंने आपको चारों पार्ट बताए। 1 is for general information, 2nd is for manufacturing, 3rd is for service sector and 4 is for productivity, product and productivity and profitability। तो yes, D will be the right answer, D आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके नेक्स्ट आ जाइए। BORS and company, a firm of cost accountant was appointed as the cost auditor of the Pentex Limited on 31st July 2019 को इन्होंने अपॉइंट किया फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए। द ऑडिटर अपॉइंटेड एज सच shall continue द इन सच कैपेसिटी, मतलब टेन्योर। क्वेश्चन किस चीज का है? टेन्योर का है कि इनका टेन्योर कब तक रहेगा। तो हमने टेन्योर में पढ़ा हुआ है CRA रूल्स में 6 रूल में कि जब आपको ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है तो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 180 दिन या सबमिशन ऑफ रिपोर्ट जो पहले हो जाए उस दिन आपका टेन्योर खत्म हो जाएगा। तो पहला कह रहे हैं 31 जनवरी, ये तो गलत हो गया। दूसरा कह रहे हैं 30 सितंबर, 30 सितंबर ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ द अकाउंट्स, इसको एक बार होल्ड करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 30 अगस्त 2020 डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, इन्होंने रिपोर्ट दे दी 30 अगस्त 2020 को, ठीक है, तो इसको भी होल्ड करते हैं। और तीसरा कह रहे हैं 15 सितंबर 2020 डेट ऑफ होल्डिंग एजीएम होल्ड करने से कोई मतलब नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा। 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर,
30 सितंबर। पर डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है 30 अगस्त। रूल कहता है कि हमारा कि विच एवरेज अर्लियर, जो पहले हो, तो पहले तो ये होगा ना, तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। यहाँ पे देखो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, बहुत गलती करते हैं लोग इसमें कि सर इसमें आंसर कर देते हैं बी, और आई थिंक बुक में भी इसका आंसर बी दे रखा है, ठीक है, पर वो गलत हो जाएगा क्योंकि ये डेट जो है 30 अगस्त दे रखी है, तो इसका मतलब डेट ऑफ सबमिशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, जैसे ही आपने रिपोर्ट सबमिट करी टेन्योर खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 30 अगस्त 2020, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो अपीयर्स एज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इन पार्ट डी ऑफ द एनेक्सर टू द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, कि जब हम कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें ऐसे कौन से रेशियो हैं जिसको आप डिस्क्लोज करते हैं। तो नेट प्रॉफिट टू सेल्स, वैल्यू एडेड टू नेट सेल्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स टू वैल्यू एडेड, और नेट प्रॉफिट टू शेयर कैपिटल। अब देखो ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन है जो आपको ऐसे नॉर्मली नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि एक फॉर्मेट वाला क्वेश्चन है। अगर आपने फॉर्मेट पढ़ा है रिपोर्ट का तो ही आपको ये पता होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स टू वैल्यू एडेड, तो PBT अपॉन वैल्यू एडेड, ये रेशियो वहाँ पे दिखाया जाता है प्रॉफिटेबिलिटी के नाम पे, राइट। तो ये अब आपको ध्यान रखना है अगर पहले से आपको नहीं पता था तो। ओके, डन। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, थोड़ा केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ORS लिमिटेड ए मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है और उसका जो टर्नओवर है साल का 103 करोड़ का है, ओवरऑल टर्नओवर, ठीक है। ओके, टेबल ए के जो आइटम है वो 26 करोड़ है, बी के जो आइटम है वो 8 करोड़ है, और सी मतलब बचे हुए हो ही गए, और टोटल जो है वो 103 करोड़ है, राइट। अब हमसे बोला गया कि बताइए जी कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं है। तो हमारा रूल कहता है पहले रेगुलेटेड चेक कर लो। रेगुलेटेड का रूल कहता है कि ओवरऑल टर्नओवर 50 और मोर होना चाहिए, हो गया। ए और बी का टर्नओवर मिला के इसमें हो रहा है 26 और 8 34, 25 और मोर होना चाहिए, हो गया। तो यस, टेबल ए की ऑडिट तो होगी। अब बात कर लेते हैं टेबल बी की। टेबल बी की रिक्वायरमेंट कहती है कि ओवरऑल टर्नओवर 100 करोड़ और मोर होना चाहिए, हो गया, ठीक है। और इंडिविजुअल टर्नओवर 35 करोड़ और मोर होना चाहिए, वो नहीं हुआ, तो इसलिए बी की ऑडिट नहीं होगी। तो आंसर रहेगा ए ओनली, टेबल ए ओनली। तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल फॉर टेबल ए प्रोडक्ट ओनली। ओके, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 21। द एवरेज कॉस्ट स्टेटमेंट नीड नॉट टू बी सेपरेटेड फॉर, ठीक है। कि एवरेज कॉस्ट स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है पहले थोड़ा सा बता देते हैं। एवरेज का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट या छोटे रूप में, ठीक है, संक्षिप्त रूप में इनको बनाना। तो ऐसे कौन सी चीज है, ऐसे कौन सा प्रोडक्ट है जिसके लिए एवरेज कॉस्ट स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ईच प्रोडक्ट विथ सेपरेट सेटा हेडिंग, ईच प्रोडक्ट हैविंग सेपरेट इंडस्ट्री, ईच प्रोडक्ट हैविंग डिफरेंट मेजर्स, और सेल्फ और कैप्टिव कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट। तो डी विल बी द राइट आंसर, कि जो प्रोडक्ट आप अपने खुद के कंजम्पशन के लिए बनाते हैं, कैप्टिव कंजम्पशन के लिए बनाते हैं, उनके लिए एवरेज कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट 22। आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, मतलब कि जो हथियार होते हैं, वेपन्स होते हैं, एंड एक्सप्लोसिव, जो RDX वगैरह हो गया, ED हो गया, तो ये जो ब्लास्टिंग जो होता है ना, हजार्डियस प्रोडक्ट होते हैं। तो आर्म्स, एम्यूनिशंस एंड एक्सप्लोसिव सेक्टर्स एंड फुलफिलिंग टर्नओवर क्राइटेरिया इज अंडर, वो किस में आते हैं? क्या वो एग्जम्प्टेड कैटेगरी में है, क्या वो रेगुलेटेड सेक्टर्स में है, क्या उन पे कैटेगरी एप्लीकेबल ही नहीं होती, या वो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स में है? तो आपको बता दें ये नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स में है, तो ध्यान इसके हिसाब से इस पे रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे। ओके, उसके हिसाब से आप देखेंगे ऑडिट करवानी नहीं करवानी, ठीक है। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 22। आगे चलें, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। मशीनरी यूज्ड इन डिफेंस, स्पेस एंड ऑटोमेटिक एनर्जी सेक्टर एंड फुलफिलिंग टर्नओवर क्राइटेरिया इज अंडर। तो सर जो डिफेंस में काम आती है मशीनरी,
ठीक है, स्पेस में और ऑटोमेटिक एनर्जी में काम आते हैं, उनको कौन से सेक्टर में रखा गया है, मतलब वो रेगुलेटेड है, नॉन रेगुलेटेड है, या एग्जम्प्टेड है, या नॉन एप्लीकेबल कैटेगरी है, क्या है अकॉर्डिंग टू कॉस्ट ऑडिट। तो सर कॉस्ट ऑडिट के रूप में हम बात करें तो दीज आर कवर्ड अंडर अनरेगुलेटेड या नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एजुकेशनल सर्विस कवर्ड अंडर कंपनी सीआरए रूल 2014 डज नॉट इंक्लूड। जब आप एजुकेशनल सर्विस की बात करते हैं, इन दैट केस इनमें से आप किसे शामिल नहीं करेंगे। पहला बोला गया कैटरिंग सर्विस ऑन मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील समझते हैं आप, सरकारी स्कूलों में एक पोषाहार दिया जाता है बच्चों को, दैट इज कॉल्ड मिड डे मील। तो यस, अगर स्कूलों में ये दिया जा रहा है तो ये तो एजुकेशन सर्विस में आता है। हाउस कीपिंग एंड सिक्योरिटी सर्विस, ये भी आता है। मिशनरी एंड फिलैंथ्रोपी सर्विस डन, ओके, एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, यस। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, मिशनरी एंड फिलैंथ्रोपी सर्विस जो है वो एजुकेशन में नहीं आती है। तो देखिए, क्योंकि ये वो खाना बनता है बच्चे का, यस, सफाई स्कूल की, ऑब्वियस सी बात है, बच्चों का कन्वेंस, ऑब्वियस सी बात है, तो ये सब एजुकेशनल सर्विस में आ जाते हैं सिवाय इसके। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं, ध्यान से करते जाइएगा बस साथ साथ। देखो, जरूरी नहीं है कि जितने क्वेश्चंस आप यहां कर रहे हैं वो आपके थ्योरेटिकल कंटेंट जब आपने पढ़ा था, चाहे वो मुझसे पढ़ा है, चाहे आपने सेल्फ पढ़ा है, चाहे आपने किसी और टीचर से पढ़ा है, तो जरूरी नहीं है कि उस टाइम पे वो सारी चीजें आपने वहां कवर की हो, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है, बुक का कंटेंट बहुत ज्यादा है राइट। तो एक एक लाइन पढ़ पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, पर एमसीक्यू तो बन सकता है कहीं से भी, राइट। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ये क्वेश्चन तो नया है मेरे लिए, मैंने पहले पढ़ा ही नहीं, कोई बात नहीं, इसको यहां से आप याद कर लीजिए, एग्जाम में आपको इसमें हेल्प मिलेगी। ओके, यस, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 पे। डिस्क्लोजर टू ट्रांजैक्शन विथ रिलेटेड पार्टी अंडर पैरा D5 ऑफ एनेक्सर टू द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बी मेड। कि सर आप एक बात बताइए, आपने ये कहा कि रिलेटिव के साथ जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उन्हें आपको अलग से डिस्क्लोज करना होगा, ठीक है, पर कैसे डिस्क्लोज करना है वो हम जानना चाहते हैं। मतलब ये सुनिएगा ध्यान से, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है सर फॉर ईच रिलेटेड पार्टी फॉर द ईयर एज ए होल। क्या हर रिलेटेड पार्टी के लिए डिस्क्लोज करना है? यस, बिल्कुल करना है। फॉर ईच प्रोडक्ट और सर्विस फॉर द ईयर एज ए होल, क्या प्रोडक्ट वाइज सर्विस वाइज करना है? बिल्कुल सर, प्रोडक्ट और सर्विस वाइज भी करना है। आगे लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी ट्रांजेक्शन वाइज और कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी ट्रांजेक्शन, दोनों सेम ही है ये ऑप्शन, ठीक है। ये एग्जाम में आया हुआ था क्वेश्चन, एग्जाम में भी देखो कैसी गलती हुई है। कॉम्बिनेशन, दोनों ही चीजें सेम है, कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी ट्रांजेक्शन वाइज और कॉम्बिनेशन ए और बी ट्रांजेक्शन वाइज, सही तो है, ठीक है। तो कोई दोनों सही है यहाँ पे, आप दोनों को ओके कर दीजिए क्योंकि दोनों सेम ही है। ओके, डन। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26। शुगर एंड इंडस्ट्रियल एल्कोहल कौन से सेक्टर से डील करते हैं? इसमें तो आपको बिल्कुल भी शक ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6 रेगुलेटेड सेक्टर तो आपने बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, राइट। तो उनमें से अगर कोई नाम पूछता है तो आपको बिल्कुल ही सोचने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, दिसंबर 23 में आया हुआ है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इज अंडर द प्रीव्यू ऑफ रेगुलेटेड सेक्टर? हमें ये पता है सर कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो है वो रेगुलेटेड सेक्टर में आती है, पर इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में भी तो बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बनाना, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करना समझते हो आप, जो खंभों के जरिए हम ट्रांसमिट करते हैं वो, और डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई करना। तो इनमें से कौन सा काम रेगुलेटेड में है? सर ये सारे ही काम रेगुलेटेड में है, तो आंसर विल बी डी, ठीक है। आप चाहे जनरेशन कर रहे हो, चाहे ट्रांसमिशन कर रहे हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, सारे ही काम किस में आ जाएंगे? सर सारे ही काम इसमें आ जाएंगे रेगुलेटेड में। नेक्स्ट है एवरी कॉस्ट ऑडिटर who conduct an audit of cost records of a company shall submit the cost audit report in the form। cost audit report का फॉर्म कौन सा है? मैंने पहले भी बोला है CRA 1 2 3 4, इन चारों का नाम तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा C, CRA 3 इज द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। आगे आ जाइए, ये देखो सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको,
दिसंबर 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। द अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन। अब देखो यहाँ पे ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्यों है कि सर हम सब ने पढ़ा हुआ है सेक्शन 148, तो सेक्शन 148 तो आपको याद रह जाएगा, पर यहाँ पे ए बी ऑप्शन 148 है और बी ऑप्शन बी 148 है। ए में 148 सबसेक्शन 2 है, बी में 148 सबसेक्शन 3 है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा अपॉइंटमेंट के जो प्रोविजन दे रखे हैं वो सेक्शन 148 सबसेक्शन 3 में दे रखे हैं। ओके यस, ये भी दिसंबर 23 का आया हुआ क्वेश्चन है, हालांकि बुक से है, बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, एज पर द रूल 6 ऑफ द कंपनीज, एज पर द रूल 6 ऑफ द कंपनीज CRA रूल्स 2014, कैजुअल वैकेंसी कॉस्ट ड्यू टू डेथ ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर बी फिल्ड। देखिए, चाहे कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन की वजह से हुई हो, चाहे कैजुअल वैकेंसी डेथ की वजह से हुई हो, चाहे कैजुअल वैकेंसी डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से हुई हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कैजुअल वैकेंसी को फिल करने का जो टाइम है वो 30 डेज है। ये मैंने आपको रूल 6 में पढ़ाया हुआ है, समझ गए? तो इस बात से, यहाँ पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक सेकेंड, ठीक है, ओके, तब ठीक है। ओके, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कैजुअल वैकेंसी कौन सी भर रहे हैं, एक ही होती है कैजुअल वैकेंसी। ठीक है, आइए आगे। टेबल ए, रेगुलेटेड सेक्टर फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स कवर्ड अंडर CCRA रूल्स, मतलब कि कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स इंक्लूड टेलीकॉम, यस, इलेक्ट्रिसिटी, यस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, यस, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, यस। तो बच गया क्या सर? सर एक इसमें बच गया, एक तो फर्टिलाइजर बच गया और एक शुगर एंड इंडस्ट्रियल एल्कोहल बच गया। तो पहला कह रहा है फर्टिलाइजर ओके, पर रेलवे गलत हो जाएगा। फर्टिलाइजर एंड शुगर एंड इंडस्ट्रियल, यस, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बी आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे बढ़े, चलिए। As per the company's cost records and audit rules 2014, every cost auditor who conducts the audit of company shall submit the company cost audit report, यहाँ पे cost audit लिख लेना, cost audit report along with his or its reservation or qualification or observation, suggestion in any which form। बताओ जी, कौन से फॉर्म में भरते हो आप रिपोर्ट? अरे अभी तो बताया था, CRA 3 में। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट कौन से फॉर्म में जाती है? CRA 3 में जाती है। ओके यस, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 33, एवरी कंपनी अंडर द कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स सेल मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड एक्टिविटी एज टू फैसिलिटेट कैलकुलेशन पर। बताइए किस तरीके के कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखते हैं? पर यूनिट के हिसाब से, किस हिसाब से आप रिकॉर्ड्स मेंटेन करना चाहिए? पहला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब पर यूनिट, ये पर वर्ड याद रखना, ये सबके साथ जोड़ना है। पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हाँ। पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, हाँ। पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स और मार्जिन, यस। ये सारी चीजें कॉस्ट सीट के ही पार्ट है, तो हम कहेंगे सर तीनों में से कोई भी रख लो, चाहे पर प्रोडक्शन के हिसाब से पर यूनिट कर लो, चाहे पर ऑपरेशन कर लो, और चाहे पर कॉस्ट ऑफ सेल्स यूनिट कर लो, एक ही बात है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। ओके चलिए आगे पढ़िए। राइट व्हेन द कंपनी ऑडिट कॉस्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी शेल बी अपॉइंटेड। ये कॉस्ट हट गया है यहाँ से, थोड़ा सा ध्यान रखना, कॉस्ट लिखेगा। कॉस्ट ऑडिटर कब तक अपॉइंट हो जाना चाहिए? जून 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि जब हमारा प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है उससे 180 दिन के अंदर अंदर कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए। तो आंसर विल बी सी, कुछ सोचने की जरूरत ही इसमें नहीं है। ओके डन, आगे आ जाइए सर। क्वेश्चन नंबर 35,
अब देखो ये सेम क्वेश्चन अभी आया था, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन अभी आया था। द अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सेम लिख लेना यहाँ पे, सेम, ठीक है, यहाँ पे लिख लो सेम है क्वेश्चन, ठीक है, और आंसर है 148 सबसेक्शन 3, ठीक है। ये बुक का क्वेश्चन है, ये 2 बार क्यों आया उसका लॉजिक भी बताता हूं। ये क्वेश्चन बुक का क्वेश्चन है और यही सेम क्वेश्चन दिसंबर 2023 में आ गया, ठीक है। तो हमारा जब स्टाफ बना रहा होगा तो उसने बुक का भी ले लिया और उसने दिसंबर 23 का भी ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट एडिशन में हम इसको हटा देंगे एक जगह से, ओके। ए कॉस्ट अकाउंटेंट हु फेल्स to comply with the provision of subsection 12 of the section 143 of the Companies Act shall be punishable with the fine maximum कितना फाइन लग सकता है बोलो। ये क्या है पहले मैं बता देता हूं। रिपोर्ट टू फ्रॉड, याद आया कुछ, कि जैसे ही आपकी नजर में कोई फ्रॉड आएगा आप तुरंत 2 दिन से लेट ना होते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगे, ऐसा आपको बोला गया था, राइट। तो अगर आपने इन्फॉर्म नहीं किया तो आपके ऊपर 25 लाख रुपए की मैक्सिमम पेनल्टी लग सकती है। हमसे मैक्सिमम पूछा था, हमने मैक्सिमम बता दिया। आइए अब देखो इसी का रिवर्स क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना इसी का रिवर्स क्वेश्चन है। अगर आप दिमाग लगाएंगे तो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के रिवर्स हैं। कैसे? कॉस्ट ऑडिटर टू रिपोर्ट फ्रॉड अंडर सेक्शन ऑफ द कंपनी। बताओ जी कॉस्ट ऑडिटर को रिपोर्ट कौन से में करना है? अभी तो बताया आपको ऊपर वाले में कि सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 में कॉस्ट ऑडिटर की जिम्मेदारी बनती है कि अगर ऑडिट के दौरान कोई फ्रॉड उसकी नज़र में आता है तो वो उसको रिपोर्ट करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 143 सब सेक्शन 12। ओके, डन। आगे आते हैं। द अथॉरिटी फॉर फिक्सिंग रेम्यूनरेशन of the cost auditor as per section 148 of the companies 2013 lies with। सर कंपनी कॉस्ट ऑडिटर का रेम्यूनरेशन फिक्स करना किसकी जिम्मेदारी है? तो सर ऑब्वियस सी बात है, रेम्यूनरेशन फिक्स करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है। अगर आपके लिए ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी है तो यस उनकी रिकमेंडेशन ली जा सकती है, बाकी जो जिम्मेदारी है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है। ओके, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ऑफ पैरा डी 5, ये भी तो आया हुआ था अभी। नीड नॉट बी प्रोवाइडेड विथ, अच्छा नीड नॉट बी प्रोवाइडेड विथ, ये देखो ईच प्रोडक्ट ट्रांजेक्शंस, ईच प्रोडक्ट ट्रांजेक्टेड अपॉन, ईच रिलेटेड पार्टी, ईच ट्रांजेक्शन इंटर्न अपॉन, ईच सर्विस ट्रांजेक्टेड अपॉन। अभी देखो ऊपर वाला क्वेश्चन पे वापस आओ एक बार। एक क्वेश्चन था ना जिसमें आंसर गलत था। ईच रिलेटेड पार्टी पे जाना है पर एज ए होल जाना है, ट्रांजेक्टेड वाइड की कोई जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट ट्रांजेक्शन इंटर्ड अपॉन ईच सर्विस, ठीक है। तो इसमें होगा आंसर सी। सी लेके चलते हैं अपन कि सर हर पार्टी ने कितना किया वो भी हमें बताना है, हर प्रोडक्ट का कितना है वो भी हमें बताना है, हर सर्विस का कितना है वो भी हमें बताना है, पर हर एक ट्रांजैक्शन को दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मेरा भाई है, मेरे भाई ने मुझसे माल लिया 4 लाख का, सर्विस ली 2 लाख की, तो मैं ये बता दूंगा कि माल लिया 4 लाख का और सर्विस ली 2 लाख की। मुझे ये नहीं बताना कि वो 2 लाख की सर्विस कब कब ली, क्योंकि ऐसे तो बहुत डिटेल हो जाएगा फिर। तो ईच ट्रांजैक्शन की जरूरत हमारी यहाँ पे नहीं बनती है। ओके, ठीक है, ये मैंने अपने बेस्ट ऑफ नॉलेज से बताया है। सजेस्टेड आंसर आप देख सकते हैं। आगे आ जाइए। द कॉस्ट ऑडिटर इन
रिपोर्ट फ्रॉड द अंडर सेक्शन, अभी ये भी क्वेश्चन सेम आके गया है कि सर कॉस्ट ऑडिटर जो है वो फ्रॉड रिपोर्ट कब करेगा, कौन से सेक्शन में करेगा, तो इसका आंसर होगा डी 143(12). अभी थोड़ी देर पहले ही हम ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम करके गए हैं। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में ये गलती करवा देता है बहुत बार, नॉट ए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एज पर द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ CWA एक्ट, कौन सा, अच्छा दो चीजें यहाँ पे ध्यान रखना, नहीं है और किसके हिसाब से नहीं है फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए पहला क्या कह रहा है, पे और अलाउ और एग्री टू पे अलाउ, देखो पेमेंट देना लेना आपको बताया हुआ है, ये तो फर्स्ट शेड्यूल में आता है, ठीक है, ये किस में आता है, फर्स्ट शेड्यूल में आता है। सेकंड आ जाइए, इंटर इनटू पार्टनरशिप, ये भी फर्स्ट शेड्यूल में आता है। एडवर्टाइज करना, ये भी फर्स्ट शेड्यूल में आता है। एक्सप्रेस इज ओपिनियन ऑन कॉस्ट और प्राइसिंग स्टेटमेंट और एनी बिजनेस इंटरप्राइजेज इन वर सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड, ये नहीं आता, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, ये सेकंड शेड्यूल में आता है सर, ये फर्स्ट में नहीं आता है, राइट, यस, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़िए, ऐसा नहीं है कि डी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है, पर फर्स्ट शेड्यूल में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अगेन नॉट ए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एज पर द सेकेंड शेड्यूल, इस बार सेकेंड के हिसाब से कौन सा नहीं है, ठीक है। पहला, फेल टू इनवाइट अटेंशन टू एनी मटेरियल डिपार्चर फ्रॉम द जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, अगर जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल से कोई हटके काम किया गया है और आप मेंटेन नहीं करते हो, आप बताते नहीं हो कि साहब हमने पकड़ लिया ऐसा था, तो फिर आप गिल्टी हैं, बिल्कुल गिल्टी हैं, पर ये सेकंड में ही है तो चलेगा। ही डज नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस, ड्यू डिलीजेंस ना करना अभी सेकंड में है। फेल टू रिपोर्ट ए मटेरियल मिस स्टेटमेंट नोन टू हिम टू अपीयर इन द कॉस्ट एंड प्राइसिंग स्टेटमेंट, और जिसको प्रोफेशनल कैपेसिटी, ये भी सेकंड में है भैया। नेक्स्ट है, इज द ओपिनियन और ऑफ द काउंसिल की सी और ही ब्रिंग्स डिसरेप्यूट टू द प्रोफेशन, आपने प्रोफेशन को नुकसान पहुंचाया है और आपकी वजह से काम हो, ये फर्स्ट शेड्यूल में है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, कि ये डी जो है वो सेकंड शेड्यूल में नहीं है, ओके, यस। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 43 पढ़िए भाई, क्या कह रहा है 43 कह रहा है, ए मेंबर ऑफ ICI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया shall be deemed to be the guilty of other misconduct if he or she is held guilty by any civil or criminal court of offense which is punishable with imprisonment for a term exceeding 3 months, for a term exceeding 2 months, exceeding 3 years, okay, और 3 months और 6 months और 2 year। आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 6 months। देखो वैसे तो दोनों ही है, 6 महीने से कम है वो भी यहाँ पे कवर आता है, और 6 महीने से ज़्यादा है वो भी कवर होता है। 6 महीने से कम है, ठीक है, तो सेकंड में आ जाता है, 6 महीने से ज़्यादा है तो फर्स्ट में आ जाता है, पर यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज सी, क्योंकि 3 साल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, 3 महीने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और 2 साल का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट जो है वो 6 महीने का है, तो इसलिए सी यहाँ पे प्रॉपर आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, ए कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस सोलिसिट करता है, अभी देखो ऊपर आया था ये कि अगर आप किसी तरीके का एडवर्टीजमेंट करते हैं, सोलिसिटिंग करते हैं, बिजनेस लाने की कोशिश करते हैं, तो कोशिश करिए, पर आप ऐसे ढिंडोरा नहीं पीट सकते कॉस्ट ऑडिट करवा लो, कॉस्ट ऑडिट करवा लो, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप ऐसा करते हैं तो आप शेड्यूल 1 पार्ट 1 में गिल्टी होंगे, तो आंसर देख लो कौन सा है पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1, यस, ठीक है, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1। पार्ट 1 जो होता है प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए होता है, और शेड्यूल 1 में ये चीज स्पेशली लिखी हुई है, यस। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 44। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे, ये इजी रहेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का चैप्टर है तो काफ़ी इजी रहता है और बहुत क्वेश्चन इसमें आते हैं, ध्यान दीजिएगा। सर CS 17 किसका है? सर CS 17 आपको नाम याद करवाए हुए हैं मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के सारे। अगर कोई वीडियो देख रहा है उसने याद नहीं किया है तो अपना एक वीडियो इस पे बना हुआ है कि कैसे याद करें, तो वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। CS 17 सर फाइनेंस और इंटरेस्ट चार्जेस के लिए होता है, तो आंसर हो जाएगा डी, इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग चार्जेज। CAS 21 किसका है सर? अच्छा एक बात और बताता हूं आपको, कई बार ऐसा हो सकता है कि यार सर नाम याद तो किए थे पर कंफ्यूजन हो रहा है, तो अगर ऐसा हो तो आप क्या करिए,
आप दूसरे वाले लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिख लिया कि सर ये है मेरा CS13 है, ठीक है, ये मेरा CS2 है, ठीक है, ये मेरा CS1 है और ये मेरा CS21 है। अब मुझे याद नहीं आ रहा 21 कौन सा है, तो बाकी तीन देख लो ना, हो सकता है बाकी तीन याद आ जाएं आपको। तो अगर बाकी तीन याद आ गए तो अपने आप 21 को आप फिल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। तो CS21 किससे डील करता है? क्वालिटी कंट्रोल से करता है। क्वेश्चन नंबर 47, द फॉरेन एक्सचेंज कंपोनेंट ऑफ इंपोर्टेड मटेरियल, इंपोर्टेड मतलब जो बाहर से मंगाया, इज कन्वर्टेड एट द रेट, कौन सी रेट से कन्वर्ट करेंगे? ये CAS 6 में बताया हुआ, आपको CS 6 में पढ़ा हुआ है हमारा। कौन सी रेट से कन्वर्ट करेंगे? हम फॉरेन एक्सचेंज में जो फ्लक्चुएशन होता है उसको कंसीडर नहीं करते हैं, ये हमने बताया था। तो हमें डेट ऑफ ट्रांजैक्शन से मतलब है, उसके बाद कब पेमेंट हुआ कुछ से हमें कोई मतलब नहीं है। तो डेट ऑफ पेमेंट गलत है, डिलीवरी गलत है, यूज हम कब करें हमारी इच्छा उससे मतलब नहीं है। हमें तो जैसे ही ट्रांजैक्शन होगा उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा और वही हमारा कन्वर्जन का टाइम होगा। ओके, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इनमें से ऐसी क्या चीज है को कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में नहीं आती है? तो सर देखिए, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट आनी आनी है, ट्रांजिट इंश्योरेंस तो आना ही आना है, डेमोरेज चार्जेज और लोकल एक्ट्री चार्जेज तो ये नहीं आता है भैया, ये ओके है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, डेमोरेज चार्जेज। डेमोरेज चार्जेज एक तरीके का फाइन होता है, पेनल्टी होती है। अगर आप टाइम पे डिलीवरी नहीं लेते हैं तो आपको डेमोरेज चार्जेस का पेमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 49, आइडियल कैपेसिटी क्या होती है? सर आइडियल कैपेसिटी वो होती है जो अवेलेबल तो है, मतलब खाली पड़ी है, जिसका हम यूज नहीं कर पा रहे। और आइडियल दो तरीके की होती है, एक नॉर्मल आइडियल और एक अब नॉर्मल आइडियल। अब आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि आपसे पूछा क्या है, सिर्फ आइडियल लिखा है, नॉर्मल आइडियल लिखा है या अब नॉर्मल लिखा है, ठीक है। अगर सिर्फ आइडियल लिखा है तो टोटल आइडियल की बात चलती है, और टोटल आइडियल का मतलब होता है मैक्सिमम माइनस एक्चुअल। भाई आप सोचो, आप बना सकते थे 100, आप बना रहे हो 50, ठीक है, या 60 ले लो, तो 40 की क्या है? आइडियल कैपेसिटी है। अब चाहे वो नॉर्मल है और चाहे वो अब नॉर्मल है, उससे क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी माइनस एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, इंस्टॉल्ड माइनस नॉर्मल, या पहला ही आंसर हो जाएगा ए, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड एक्चुअल कैपेसिटी, ठीक है। इसका जो डिफरेंस होगा दैट विल बी आइडियल। रेमुनरेशन ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज ट्रीटेड एज, सर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होते हैं ना वो होल टाइम डायरेक्टर होते हैं, तो उनको हम एम्प्लॉय कॉस्ट लेते हैं। अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता तो वो होल टाइम डायरेक्टर होता और उसको हम एग्जीक्यूटिव में लेते हैं। बट अगर नॉन एग्जीक्यूटिव है तो वो एक तरीके से पार्ट टाइम या फिर अलग से है, एक्स्ट्रा है, तो उसे हमें क्या लेना है? सर कॉस्ट नहीं है ऐसा तो नहीं बोल सकता, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ऐसा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि डायरेक्टर का काम एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ओवरहेड। इनडायरेक्ट कॉस्ट होते ही ओवरहेड हो जाता है और काम है एडमिनिस्ट्रेशन का, तो इसलिए बन गया एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान से सुनिएगा, नॉट पार्ट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट? लीव विथ पे, पेड लीव है, होता है सर। मेडिकल बेनिफिट है, होता है सर। कॉम्पनसेशन फॉर ले ऑफ पीरियड, कॉम्पनसेशन फॉर ले ऑफ पीरियड नहीं होता है। कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ESOP होता है। तो यस आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी, कि ले ऑफ पीरियड में अगर आपको कोई कॉम्पनसेशन मिलता है तो वो एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा, मतलब हम देते हैं तो वो हमारे लिए एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 52 पे आइए, मटेरियल परचेज्ड वैल्यू अराइव्ड एट 165,800 आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ फ्रेट, टैक्सेज, ट्रेड डिस्काउंट, डिटेंशन चार्जेज, सब्सिडी रिसीव्ड एंड कैश डिस्काउंट, मतलब कि ये सारी चीजें इसमें एडजस्टेड है, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेटर
एक मिनट रुको, कैलकुलेटर मंगाते हैं। हाँ जी, ले आए कैलकुलेटर। चलो मैंने भी ले लिया है, आइए देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है ना थोड़ा सा यूनिक है, और मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है कि एक बार एक व्हाट्सअप के ग्रुप में भी इसमें काफ़ी चर्चा हो रही थी। ये क्वेश्चन किसी ने डाल दिया, बोला आंसर बताओ, ठीक है। इत्तेफाक से मैं भी उसी ग्रुप में था, तो पहले मैं देखता रहा, कई देर कमेंट आते रहे, किसी कोई कह रहा है ये है, कोई कह रहा वो है, ठीक है। तो फाइनली वो एक स्टूडेंट को मैंने भेज दिया पर्सनली, जिसने पूछा था मैंने उसको आंसर भेज दिया कि भाई ये आंसर है। तो सर कैसे? फिर मैंने उसको समझाया कि भाई ऐसे, राइट। क्या ट्रिक है इसमें, देखिए हमने जितने भी मटेरियल के क्वेश्चन पढ़े हैं ना, उसमें ये होता है कि परचेज प्राइस होती है, उसमें हम जोड़ देते हैं, फ्रेट जोड़ देते हैं, टैक्सेज अगर कोई जीएसटी जुड़ी हुई है तो घटा देते हैं, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देते हैं, ऐसे हम काम करते हैं। पर इस क्वेश्चन में लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, ध्यान दीजिएगा। द मटेरियल परचेज वैल्यू अराइव्ड आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ, मतलब ये सारी चीजें ऑलरेडी एडजस्टेड है। अब एडजस्टेड है तो क्या हुआ होगा उसकी बात करते हैं। सर 1,65,800 में, ध्यान से सुनिएगा, 1,65,800 निकालने के लिए फ्रेट का क्या किया होगा सर? जोड़ा गया होगा, तो वो जुड़ा हुआ है और हमारे हिसाब से भी जुड़ना चाहिए, तो ओके है। टैक्सेज, सर टैक्सेज लेस किए गए होंगे, ठीक है, हमारे हिसाब से भी लेस होनी चाहिए, तो ओके है। ट्रेड डिस्काउंट है तो लेस किया होगा, हमारे हिसाब से भी लेस होना चाहिए, तो ओके। डिटेंशन चार्जेस ऐड किए गए होंगे, जबकि हमारे हिसाब से ये ऐड नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिटेंशन या डेमोरेज ये एक तरीके का फाइन होता है और ये ऐड नहीं होना चाहिए। तो इसमें ये क्या हो रखा होगा? ऐड, तो हम इसको लेस कर देते हैं वापस। सब्सिडी लेस होनी चाहिए और इन्होंने भी लेस ही की होगी, ऑब्वियस सी बात है। और कैश डिस्काउंट इन्होंने बोला कि हमने एडजस्ट कर दिया, इसका मतलब इन्होंने क्या किया है? लेस किया है, जबकि हम कैश डिस्काउंट को लेस नहीं करके, तो इसको आप ऐड कर दीजिए। तो देखिए कितना आता है, 1,65,800 माइनस 4,400 प्लस 5,400, मैंने क्या कर दिया, 166,800, यस। तो सी आंसर आ गया आपका 166,800। ओके डन। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 53 पे। 53 क्या कह रहा है देखिएगा। मेसर्स टेक प्रो लिमिटेड हैज इंकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेज। सॉफ्टवेयर सर्विस चार्ज है प्रोडक्शन 42,000 रुपीज, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन 56,000 रुपए, जॉब चार्जेस 20,000 रुपए, स्पेशल डिजाइन चार्जेस 14,500 और वीआरएस है 19,500। फाइंड द डायरेक्ट एक्सपेंसेज एज पर सीएस। डायरेक्ट बताने, तो सर जब हमें किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड खर्चे दे रखे हो तो वो डायरेक्ट ही होते हैं। तो सर यहाँ पे 42 भी डायरेक्ट हो जाएगा, 56,000 डायरेक्ट है, 20,000 भी डायरेक्ट है, 14,500 भी डायरेक्ट है। अब वीआरएस में देखो डिपेंड करता है वीआरएस कि सर वो किस तरीके से वीआरएस पे कर रहे हैं, कब पे कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। अगर नहीं है तो यहाँ पे आप लिख लीजिए अज्यूम टू बी डायरेक्ट, ठीक है। ये कुछ केस में ओवरहेड्स में भी आ जाता है, तो आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख लीजिए 19,500, तो आंसर हो जाएगा आपका 1,52,000। ओके यस, आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 54, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 किसका है सर? यूटिलिटी का। ऐसे क्वेश्चन में टाइम मत लगाओ, नाम है, नाम हमें पता है सारे, तो उसमें टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं है। ओके चलिए आगे आ जाइए सर। क्वेश्चन नंबर 55 पढ़िए। 55 क्या कह रहा है? 55 कह रहा है सर कि अंडर द जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉस्ट ऑफ कैन मतलब शुगर कैन सप्लाइड फ्रॉम ओन फार्म टू द शुगर मिल इज ट्रीटेड एज। आपकी खुद की खेती है शुगर कैन की, और आप वहाँ से अपनी ही मिल में गन्ना सप्लाई कर देते हैं और वहाँ उस शुगर कैन से आप शुगर बनाते हैं। तो सवाल यह है कि फैक्ट्री में जब शुगर कैन आते हैं तो उसे आप कौन सी कॉस्ट लेंगे? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, प्रोडक्टिव ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। सर पहली बात तो शुगर कैन जो है शुगर बनाने के लिए मटेरियल है, इस बात में कोई शक नहीं है, तो रहेगी तो मटेरियल कॉस्ट। और सीधे तौर पे पता है कि काम आता है, तो यस इट विल बी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। जून 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़िए सर, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। आगे आ जाइए सर।
एज पर द सेंट्रल एक्साइज वैल्यूएशन, अब तो देखो ये हट चुका है, ठीक है, और इसकी जगह आ गया है जीएसटी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा तो जीएसटी के नाम पे पूछेगा। एज पर द जीएसटी रूल्स 2017 असेसेबल वैल्यू ऑफ गुड्स यूज फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, कहाँ था ये सर? ये हमने पढ़ा था CS4 में पढ़ा था। हमने ये कहा था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालिए और उसका क्या कर दीजिए, 110% निकाल दीजिए, और वही हमारी असेसेबल वैल्यू होगी, उस पे जीएसटी चार्ज होगा। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स। ओके, नेक्स्ट आ जाइए सर। नेक्स्ट है 57, ए शूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज ए प्लांट कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 700 शूज पर शिफ्ट। एक शिफ्ट में कितना बना सकते हैं सर? 700 शूज बना सकते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 300 वर्किंग डे है, 3 शिफ्ट है और 8 घंटे काम होता है, और आधे घंटे का क्या है, रेस्ट है। इन्होंने जो बनाए वो बनाए 35.91 शूज। तो नॉर्मल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी क्या है? नॉर्मल यूटिलाइजेशन जानने के लिए आप पहले इंस्टॉल्ड कैपेसिटी निकाल लीजिए। तो सर इंस्टॉल निकाल देते हैं हम। सेवन हंड्रेड शूज, 300 days, 3 shift, 35.91 लाख। यस, तो लिखो 700 शूज, 300 दिन, 3 शिफ्ट और 7.5 घंटे। ठीक है, और बनाया कितना इन्होंने? तो डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 3591 लाख, 76%। तो आंसर आ जाएगा बी, 76%। ओके, यस। नेक्स्ट आ जाइए, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 किस पे बेस्ड है सर? 15 है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यस, सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधा करो और आगे बढ़ो। पेनल्टी पेड टू पीएफ अथॉरिटीज इंक्लूड होगी, एक्सक्लूड होगी? बताओ जी। सर किसी भी तरीके का फाइन और पेनल्टी एक्सक्लूड होता है, इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो एम्प्लॉय कॉस्ट में अगर आपने पीएफ पिया, पीएफ तो ऐड हो जाएगा, पर पीएफ पे पेनल्टी दी वो ऐड नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 60। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 60? रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन, अच्छा ये वो डायरेक्ट कॉस्ट का है, कैलकुलेटर ले लो भाई। 35,000 रुपये की रॉयल्टी पे करी, बिल्कुल करी सर। 20,000 का जॉब चार्जेज है, बिल्कुल है सर। 20,000 का डिजाइन चार्ज है, बिल्कुल है सर। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट 27,000 रुपये, बिल्कुल है सर। ट्रेवलिंग टू अब्रॉड फॉर ट्रेनिंग, सर ट्रेनिंग तो जरूरी है, ट्रेनिंग के बिना तो काम ही कैसे होगा? बिल्कुल है सर। तो सर सब कुछ है तो फिर ठीक है, आंसर हो गया हमारा डी, 1,27,000। देखो आप लोग क्या गलती करते हो, एक बार गलती ये कर देते हैं सर कि जब हम डायरेक्ट कॉस्ट निकाल रहे होते हैं तो हम थोड़ा ऐसे चले जाते हैं कि ऑफिस के फैक्ट्री के अंदर का खर्चा होना चाहिए, फैक्ट्री का बाहर नहीं होना चाहिए, जबकि ऐसा कहीं नहीं लिखा। डायरेक्ट का मतलब है कि आपको पता है कि ये खर्चा इस प्रोडक्ट के लिए हुआ, दैट्स इट, समझ गए? तो वो सारा डायरेक्ट में आ जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़िए सर, क्वेश्चन नंबर 61, CS23 किसका है सर? CS23 तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ओवरबर्डन रिमूवल का है, ठीक है। तो नाम वालों में ज्यादा टाइम मत लगाइए, नाम आपको याद है। रेम्युनरेशन टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अभी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे लिख भी लीजिए कि सेम क्वेश्चन है, और ये आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आता है सर। किस में आता है? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आता है। अगर यही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते तो किस में आ जाता सर? ये एम्प्लॉय कॉस्ट में आ जाता। ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 63, CS24 किसका है सर? CS24 है ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू इन कॉस्ट स्टेटमेंट। तो ये रहा, डी आंसर हो जाएगा, ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू इन कॉस्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 64,
कॉस्ट ऑफ सेल जनरेशन यूटिलिटी फॉर ओन कंजम्पशन सेल भी, सर हम खुद ही बना रहे हैं और खुद ही यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सर प्रोडक्शन का खर्चा तो लगेगा ही ना। तो यस, तो ऐसे में कौन सी कॉस्ट आएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्ट्री या नन ऑफ द दो? सर फैक्ट्री आएगी, क्योंकि फैक्ट्री कॉस्ट होती है बनाने की कॉस्ट, तो चाहे हम अपने काम में लें चाहे किसी और को दें, बनाने की कॉस्ट तो लगेगी ही लगेगी। तो आंसर विल बी सी, फैक्ट्री कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आएगा और डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं आएगा, जब किसी को भेजना ही नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूशन किस बात का। द यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल एसेट लाइक अमाउंट पेड ऑन टेक्निकल नो हाउ सेल नॉट एक्सीड, ये एक पॉइंट है और अच्छा पॉइंट है ये हमने पढ़ा भी था कि सर जो इंटेंजिबल एसेट्स होती है उनकी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ले सकते हो, तो दैट इज 10 ईयर्स, 10 साल से ज़्यादा की लाइफ नहीं ली जा सकती। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देख लीजिए। एज पर CS 23 एक्टिविटी ऑफ ओवरबर्डन रिमूवल दैट बेनिफिट द आइडेंटिफाइड कंपोनेंट ऑफ एन ओर टू बी माइंड बाय द एंटिटी इज कॉल्ड, मतलब कि ओवरबर्डन को हटाना और ओर को निकालना, इस पूरी एक्टिविटी को क्या नाम देंगे? तो आपको स्पेशली पढ़ाया हुआ है वहां पे कि ऐसी एक्टिविटी को हम नाम देते हैं स्ट्रिपिंग एक्टिविटी, ओवरबर्डन हटाना और नीचे से मिनरल्स निकालना, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिपिंग एक्टिविटी। ओके क्वेश्चन नंबर 67 देख लो भाई। 67 क्या कह रहा है? श्याम लिमिटेड है, एक मशीन है इनके पास, 1500 यूनिट हर घंटे में बनाते हैं और 3 शिफ्ट में चलते हैं, एक वीकली ऑफ होता है और 12 हॉलीडे अलग से होते हैं। हर शिफ्ट में 1 घंटे का स्टॉपेज होता है लंच की वजह से और मेंटेनेंस की वजह से, और नॉर्मल कैपेसिटी आपको बतानी है। नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब होता है PAC, प्रैक्टिकल अवेलेबल कैपेसिटी। तो निकालिए सर, 1500 यूनिट बनाते हैं 1 घंटे में और डेली कितना घंटा काम होता है सर? 3 शिफ्ट चलती है तो 8 घंटे काम होता है, उसमें से 1 घंटा कहाँ चला जाता है? रेस्ट में चला जाता है सर। ठीक है, उसके अलावा सर ये तो हो गए डेज, डेज हो जाएंगे 365 माइनस 52 माइनस 12, देखो सही है क्या, एक बार चेक कर लो। 1500 यूनिट 1 घंटे में बनती है, अच्छा 3 शिफ्ट भी तो है, 1500 यूनिट 1 घंटे में बनती है, एक शिफ्ट में मशीन 8 घंटे चलती है जिसमें से 1 घंटे का लंच होता है, तो 7 घंटे काम होता है। 3 शिफ्ट चलती है और साल में 365 दिन काम होना था, पर 365 में से 52 तो छुट्टी होती है और 12 हॉलीडे होते हैं, तो 301 दिन काम होता है। तो 3 इंटू 1500 इंटू 7 इंटू 301, ये आंसर आना चाहिए। तो 7 इंटू 1500 इंटू 3, 94 81 500, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बी, 94,81,500 यूनिट्स। ओके, द वेजेस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स इंगेज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर पास्ट पीरियड, देखिए पास्ट पीरियड की कॉस्ट को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ऐसा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप कर दीजिए एक्सक्लूडेड फ्रॉम एम्प्लॉय कॉस्ट में से क्या करना है? एक्सक्लूड कर देना है, उसे हम नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 इज, अरे अभी तो बताया था कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 किसका है? ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू इन कॉस्ट स्टेटमेंट, इसका है सर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 70 और आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। अच्छा ये भी डायरेक्ट का ही है, डायरेक्ट के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, देखो कितनी बार आया हुआ डायरेक्ट का क्वेश्चन, सर जोड़ दीजिए 25,000, 20,000, 18,000 और 22,000, 85,000 आ रहा है क्या? देखो यस, तो डी आंसर हो जाएगा 85,000। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? यस, तो ये थे आपके 70 क्वेश्चंस जो हमने कर लिए हैं। आई होप आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, तो आराम से इसको कर लीजिए, समझ लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।